ऑनलाइन प्रणाम। सुन रहा है वो। आज यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं आ जाओ डॉक्टर साहब। कुछ सीखने समझने के लिए। आइए डॉक्टर उधर कर ले भाई, जैसे मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पर उनको पता है कि मुंह की देना कोई नहीं पड़ता, जैसे मर्जी। मैं कहाँ खड़ा हूँ ये बता दो। इधर कैमरे के साथ। कैमरे में मुझे क्या करना, कैमरे में तो आप लोगों को। जी आज एक्चुअली बहुत बढ़िया दिन है आज का। 15 तारीख है ना, 15 दिसंबर 15-12 और 12वां महीना जो है ना, अभी वो मनोज जी बोल रहे थे शंकर का, शिव का तांडव। 12 नंबर एक्चुअली शिव का होता है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा का योग होता है, एक सूर्य और 2 चंद्रमा। तो आज का दिन हमने शायद अपने आप चुना गया है, हमने चुना है ये पता नहीं मेरे को, ये मनोज जी को पता होगा। तो बहुत बढ़िया दिन है और हम लोग फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन के सामने बैठे हैं सारे के सारे। तो एक नई चेंज शायद आज से शुरू हो रही है। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल टाइम साइंटिस्ट कहलाता हूँ। पता नहीं क्यों कहते हैं लोग मुझे टाइम साइंटिस्ट, पर टाइम के ऊपर काम करना मेरा वो रहा है। और रिजेक्शन कंट्रोल का एक्सपर्ट रहा हूं मैं इंडस्ट्री में। बेसिकली कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं होगी जिसमें मैंने रिजेक्शन के रिलेटेड सिस्टम डिजाइन करके ना दिया हो। फूड इंडस्ट्री हो, केबल इंडस्ट्री हो, मतलब एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, एनटीपीसी, पावर प्लांट्स वगैरह, हर जगह के लिए कोई ना कोई मैंने सिस्टम बना करके दिया है रिजेक्शन से। तो एक संस्था मैंने शुरू की थी, आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग तो आपने सबने सुना ही होगा। तो मैंने सोचा आर्ट ऑफ लिविंग तो माँ सिखाई देती है, तो फिर मैंने शुरू किया आर्ट ऑफ लिविंग कि छोड़ना सीखो। और छोड़ने में सबसे पहले क्या सीखना है? बीमारियां छोड़नी सीखनी है। अगर बीमारियां पड़ी रही अंदर तो फिर आपकी तो लिविंग और लिविंग सब बेकार है। तो और सारे के सारे कर रहा होगा जो कर रहा है, तो वो सारे के सारे जो है, कोई कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट। कुछ लोग अपनी बॉडी के साथ अपने आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ दूसरे लोग आपकी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जालंधर इंजीनियरिंग कॉलेज, डीएवी इंजीनियरिंग कॉलेज जालंधर में मेरा एक लेक्चर था, रिजेक्शन के ऊपर बोलता था मैं। तब मैं 2003 की बात कर रहा हूँ। तो लेक्चर के लिए वही 15-20 मिनट दिए थे मुझे, और वो 2 घंटे चला। और उसके बाद जब निकल कर आए, समस्या उसके बाद शुरू हुई कि प्रोफेसर जो खड़े थे मेरे साथ 10-12-15 गए लंच करना है सर, लंच की ठंडी हो गई सारी खाना। मैंने कोई बात नहीं। तो कहते हैं सर इंडस्ट्री की रिजेक्शन तो आपने बहुत कम कर ली, जिंदगी की रिजेक्शन कम करने के लिए कुछ करो। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि जिंदगी में कोई रिजेक्शन होती भी है कि नहीं होती है। आई डिडंट नो दैट कि मेरी जिंदगी में कोई रिजेक्शन थी नहीं, बढ़िया चल रही थी, बल्कि दुनिया की रिजेक्शन कम कर रहा था मैं तो। अरे पैसे बहुत बनते थे। क्यों रिजेक्शन में, अगर मान लो 1 करोड़ की रिजेक्शन हो रही है किसी की 1 साल में, तो मैं उसको सिस्टम बना के देता था, वो 1 करोड़ मेरे हैं पहले साल के। बस मैंने ये रूल बना रखा था। तो पैसे बहुत बन जाते थे, तो बहुत फूकता था इधर उधर, बहुत फूके मैंने। फिर ये जब सवाल ये आया, तो उसके बाद मैं जालंधर से वापस आ गया रात को। और सवेरे जब मैं उठा, अपने बेडरूम से उठ के बाहर निकल के आया, तो माता जी जो है ना ब्रेकफास्ट बना रही थी बहुत बढ़िया सा, कुछ पकौड़ी वकौड़ी बना रही होंगी। तो पिताजी डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। तो ब्रेकफास्ट आने से पहले उन्होंने 4 गोली खाई, तो मेरी रिएक्शन तुरंत समझ में आ गई। और फिर और खाने में तो वो टेस्ट, आपका जो टेस्ट बढ़ रहा है वो तो गोलियों ने खराब कर दिया, तो खाने में आपको टेस्ट कहां से आएगा? बस फिर मैंने इस लाइन पे काम करने की शुरुआत की। तो पहला स्टेटमेंट जो मार्केट में आया मेरे पास, जब मैं ऑफिस के लिए निकला था, मेरा नर्व प्लेस में ऑफिस है, कालकाजी में रहता हूँ, मुश्किल से 12-13 मिनट का वॉक है। तो रास्ते में एक ही स्टेटमेंट सुनने में आई, आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता, समय बहुत खराब कर रहा है। तो मैंने इस लाइन को पकड़ा, यार समय तो खराब नहीं हो सकता, तो खराब तो इसका मतलब हम लोग ही है, कहीं पर कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मैं एक्सपर्ट रहा हूं, क्योंकि 1985 में ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू,
न्यूरो सर्जरी एंड हार्ट सर्जरी सिटी सेंटर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का मेरा लगाया हुआ है, 85 में लगाया था मैंने। तो इसलिए मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में मैं एक्सपर्ट रहा हूँ। और सारे इंडिया के जो जितने भी ये थे ना इंस्ट्रूमेंट वाले, वो सारे मेरे को कंसल्ट किया करते थे। उसके बाद से डॉक्टर वेणुगोपाल उस टाइम पे हेड हुआ करते थे सिटी वे सेंटर के, उनके साथ मैंने काम किया, करीब 2 साल किया होगा। तो मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की मेरे को अच्छी खासी जानकारी हो गई। और फिर उसको यो 85 की बात है और 2003 में ये शुरू हुआ। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस। तो मैंने कहा डायग्नोस का कोई ना कोई सिस्टम निकालना पड़ेगा। तो आई स्टार्टेड स्टडिंग के डायग्नोज में क्या क्या अवेलेबल है। तो नेचुरली पहले तो पेशेंट मॉनिटरिंग सारे के सारे सिस्टम, थर्मामीटर को पहुंचने के बाद मुझे समझ में आया कि यार ये डायग्नोस के सिस्टम जो है ना, दे आर वेरी टेम्परेरी और रिलायबल नहीं है। क्यों रिलायबल नहीं है? क्योंकि ये एआई के ऊपर बेस्ड है। आपको पता नहीं हैरानी होगी या नहीं होगी, मैं जानता नहीं, बट ये सारे सिस्टम एआई के ऊपर बने हुए हैं, जो मैं 85 की बात कर रहा हूँ। इसीलिए वो एरर बहुत देते हैं, मतलब दे आर नॉट रिलायबल। तो इसलिए उसकी रेंज रखनी पड़ती है। जैसे ब्लड शुगर आप टेस्ट करते हैं, तो उसकी एक रेंज रहती है। वो रेंज मजबूरियां रखना, क्योंकि एआई से कहीं कुछ वैल्यू आ रही है, कहीं कुछ वैल्यू आ रही है, तो उस रेंज को एडजस्ट करते हैं। सेंसर में कोई चेंज नहीं है। जब तक आपके सेंसर्स ठीक नहीं होंगे, जब तक तो आप जो मेजरमेंट सिस्टम जितने भी हैं इंडिया के, एलोपैथी पैथ लैब की आई वुड से, दे आर ऑल बेस्ड ऑन कैरियर। तो सेंसर को भी वो जर्मनी में एक ही यूनिवर्सिटी है शायद या इंस्टीट्यूट है जो सेंसर्स के ऊपर वो देता है। जी आज की डेट में आपने कहा सेंसर करते हैं। जी बचपन से मेरा जो डॉक्टर था जी वो कोई सेंसर यूज नहीं करता, वो नब्ज को करता था। एग्जैक्टली। So I was, that's what exactly I am coming to that point कि फिर मैंने ये स्टडी शुरू, रिसर्च की आदत आईआईसी ने डाली रखी है। तो मैंने सोचा कि यार डायग्नोस के लिए कुछ करना चाहिए। और मैंने एक वो स्वामी रामदेव जी है हमारे, जो सुना होगा आपने उनको बहुत बार, 2003 या 2 की ये बात होगी। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के ऊपर तो हमें विदेशों पे ही डिपेंड करना पड़ता है, हमारे पास है ही नहीं कुछ भी। और 2003 में मुझे टेक्नोलॉजी किंग डिक्लेयर किया था डीएसटी ने। हैदराबाद में एक प्रोग्राम था, 1000 इंडस्ट्रीज बैठे थे। तो वहां पर मुझे जब इंट्रोड्यूस किया गया तो टेक्नोलॉजी किंग के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। हु डज नॉट गिव यू एनी चॉइस टू एनीवन। अब बताओ, सवेरे सवेरे चलो हो गया लेक्चर, वापिस आ गए। फिर मैंने उस पर सोचना शुरू किया कि डायग्नोस के लिए बेस्ट क्या है। तो बेस्ट, जैसे सक्सेना जी बता रहे हैं, बेस्ट था नब्ज ज्ञान, कि आप अपनी हार्ट बीट को स्टडी करो। भैया मैंने कहा अच्छा सीख लेते हैं, क्योंकि मैं तो ईसीजी जानता था, ईसीजी मॉनिटर यूज करते थे हम लोग। तो मैं तो ईसीजी जानता था। जब वो स्टडी करने के लिए निकला मैं मार्केट में, तो करीब 2 साल लग गए मुझे इस बात पे पहुंचने पे कि जो नब्ज ज्ञान चल रहा है मार्केट में, वो दोष देखने पर चल रहा है। 3 दोष बताए गए हैं आयुर्वेद में, वात पित्त कफ। खैर मैं उन पे नहीं जा रहा हूं, पर मैं ये बता रहा हूं कि 3 दोष देखने पर चलता है। और दुनिया कहते हैं कि दोष देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो बताओ अब मैं क्या करूं? कॉन्ट्राडिक्शन इतनी सारी है कि कोई क्या, मार्केट कुछ कह रही है और लोग कुछ कह रहे हैं, एक्सपर्ट कुछ कह रहे हैं। सो मच ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो फिर मैंने इसको समझने की कोशिश की, तो मुझे पता लगा कि अभी तक भी पूरे वर्ल्ड की अगर नॉलेज डाल दें नब्ज ज्ञान की, पूरे वर्ल्ड की, तो तकरीबन 350 वेरिएशंस इन दी हार्ट बीट आर अवेलेबल। ईसीजी अभी 3 देखती है सिर्फ, अब 5 देखनी शुरू की है। अब आई एम टॉकिंग अबाउट 85 तक 3 ही देखती थी वो। तो 5 वेरिएशन ऑफ ईसीजी देखती है, जबकि नब्ज वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, सबकी नॉलेज इफ यू पुट टुगेदर, तो वो करीब 300-350 पल्स देख सकते हो। पल्स की बीट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो रीड कर सकते हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का whatever you have interacted। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड। मेरा तो सारा ग्लोबल था ना, क्योंकि मेरे जो सिस्टम वहां पर लगे थे वो सारे बाहर से आए थे।
have come. They would not have come from Chile. They would not have come from Peru. They would not have come from Argentina. नहीं देवर that was the leading manufacturer of that instrument. I said come from Europe or America. That's Yeah, all, right? yeah. From South Africa. Correct. It will not come in. True. So the variation, if you add to them, there will be much more. तो टोटल 350 की उस टाइम पे डॉक्यूमेंटेड वो थी कि 350 तरह की वो है। मैं जयपुर में गया था एक लेक्चर लेने के लिए, तो वहां पर एक वो बना जयपुर फूड के नाम से एक इंडस्ट्री है जो बहुत सारे लिंक्स बनाती है, तो वहां पर मेरा लेक्चर था। तो उन्होंने मुझे एक किताब दी थी जिसमें ये सारी वो लिखा होता है। नाड़ी के ऊपर एक ही किताब है हमारे पास, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी उनकी, कहते एक ही किताब है हमारे पास, तो उन्होंने वो मुझे दी थी। तो तब मुझे पता लगा कि 350 वेरिएशन उपलब्ध, मतलब जानकारी है उसकी। लेकिन आप लोग हैरान हो गए कि रावण को ज्ञानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर ढूंढना शुरू किया, तो रावण को 1.5 करोड़ नाड़ी का ज्ञान था। He was able to read 150 करोड़ 1.5 करोड़ वेरिएशंस इन हार्ट बीट। ये था रावण को ज्ञान। और उसके आगे चले तो वशिष्ठ जो राम जी के गुरु थे, उनको 3.5 करोड़ नाड़ी का ज्ञान था। और फिर एक स्टेप और आगे, अब जब लाइन पे चले गए तो एक स्टेप और आगे गए तो ऋषि दुर्वासा सुना होगा आपने नाम, उनको 10 करोड़ नाड़ी का ज्ञान था। और टोटल 72 करोड़ होती है। वो नंदी शिव जो है उसके गुरु कहलाते हैं। नंदी शिव को 72 करोड़ नाड़ी का ज्ञान है और 72 करोड़ ही होता है। खैर, जो नाड़ी ज्ञान को समझने की डायग्नोस पे जाना है तो नाड़ी ज्ञान समझने की कोशिश की मैंने। फिर मैंने कहा भैया ये तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, कुछ करो। तो रामदेव जी की बात याद आई मेरे को, इंस्ट्रूमेंट टेक्निकल की। तो मैंने एक सिस्टम बनाया जिसमें मैं टेस्ट करके बता सकता हूँ आप प्राणायाम ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मेजरमेंट का सिस्टम बना दिया मैंने कि उससे अगर आप मेजरमेंट करोगे वो आपकी नर्व्स को पड़ता है। पल्स ऑक्सीमीटर तो सब जानते ही हैं, तो वो उसका सेंसर लिया, क्योंकि एक्सपर्ट तो मैं था ही, उसका सेंसर लिया और उसको अपनी इंस्ट्रूमेंटेशन से जोड़ा और डिस्प्ले लगा दिया। इतना बढ़िया काम किया उस सिस्टम ने, आग लगा दी कि विदिन 5 ब्रेथ यू हैव टू पुट योर थंब देयर एंड टेक 5 ब्रेथ एंड इट विल गिव यू द वैल्यू। और टेबल बनी हुई है, उसमें देख लो आपकी क्या पोजीशन है। तो मैंने जब टेस्ट किए, मैंने करीब 10 लाख लोगों के ऊपर टेस्ट किया उसको, मशीन को। जो लोग प्राणायाम कर रहे हैं, जो लोग सैर करते हैं, उनकी वैल्यू कुछ आती है 50-55 के आसपास। जो लोग सैर के साथ थोड़ा योगा कर लेते हैं, उनकी 70 के आसपास हो जाती है, एवरेज 50 है। और जो लोग थोड़ा बहुत प्राणायाम थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं तो वो 100 से ऊपर चले जाते हैं। और जो अच्छा प्राणायाम कर लेते हैं वो पहुंचते हैं 250 से 300 के बीच, जो बहुत बढ़िया प्रोग्राम करते हैं। रामदेव जी की मुझे पता नहीं कितने हैं। और उसके जो चेले थे जो बहुत अच्छा वो कर लेते थे प्राणायाम, प्रैक्टिस उनकी अच्छी थी, तो देयर वैल्यू वाज 290, 280, 275। और 2-4 ही मिले पूरी दिल्ली में मेरे को, ज्यादा नहीं मिले। 100-125 वाले तो बहुत मिले। फिर मैंने कहा यार मजा नहीं आया, क्योंकि 290 भी आप अगर मेंटेन करते हो तो आप बीमार, रोग फ्री हो गए, निरोगी काया मिल गई, वो नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो डायग्नोस का तो सिस्टम आ गया मेरे पास, एक एकल सिस्टम जो सबको डायग्नोस कर देता है, वो आ गया। मतलब मेजरमेंट, सारे डायग्नोस तो नहीं, मेजरमेंट। फिर मैंने समझा कि एक सेकंड जी सर, ये जो वैल्यू आपने बताई ना, हाँ जी, 50, 70, 150, इसकी यूनिट मतलब क्या शंख, थी? इसकी यूनिट रखी शंख। क्योंकि शंख ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो नेचर ने दिया हमें, जिसका काम है वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करना। कैन यू इमेजिन कि शंख ही एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच कन्वर्ट्स योर वेस्ट इनटू एनर्जी। आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालते हो और वो आपको साउंड एनर्जी दे देता है। और वो साउंड एनर्जी कितनी पावरफुल हो सकती है कि यू कैन एलिमिनेट दी whatever you want if you are able to customize। जो महाभारत में सबके शंख अलग अलग हुआ करते थे, उसका कारण यही था कि सबके अलग, एवरीबडी वाज एबल टू कस्टमाइज देयर शंख, साउंड एनर्जी। बेसिकली इट वाज कस्टमाइजेशन ऑफ साउंड एनर्जी फॉर दी पर्पस। तो मैंने रखा उसका नाम
CWE, कन्वर्ट योर ब्रेथ इनटू मेडिसिन। फिर मैंने एकल चरक की, अगर आप किताब पढ़ोगे तो उसमें पहला पेज पर लिखा हुआ है एकल औषधि, यानी एक ही दवाई जो सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। तो उसमें बीमारी आती है वेस्ट से। अगर आप वेस्ट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो, रिसाइकिल जिसको कहते हैं, तो वो आपको फिर से वेस्ट देगा। फिर आपने प्लास्टिक का पहले जग बनाया, फिर उसको वो बना दिया, फिर प्लास्टिक की थैली बना दी, फाइनली वो रहेगा ही रहेगा, इट डजंट वैनिश। तो मैंने एक कंसेप्ट दिया कि भैया तुम वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करो, वेस्ट को वेस्ट में मत कन्वर्ट करो। तो CWE करके मैंने एक वो बनाया सिस्टम, कन्वर्ट योर वेस्ट इनटू एनर्जी। और उसके लिए यू हैव टू लर्न आर्ट ऑफ लिविंग, छोड़ना सीखो। और सबसे पहले क्या छोड़ना सीखना है? सांस। अगर आप सांस को ठीक से छोड़ना सीख गए, आपके अंदर बीमारी रह नहीं सकती, गारंटी है 100%। तो कबीर ने इसके ऊपर कहा है, कथा है कहत जात हूं, कहत बजाए ढोल, श्वास तो खाली जात है, 3 लोक का मोल। मतलब सांस आप खरीद नहीं सकते, और मैं सांस बेचता हूं, इमेजिन। फिर मैंने वो किया, मैंने तकरीबन 5000 कैंप लगाए हैं पूरे इंडिया में 2004 से। ऑल इंडिया, ये जो एक ट्रेड फेयर लगती थी यहाँ पर 14 नवंबर से 27 नवंबर प्रति मैदान में, वहां पे मैं हर साल बैठता था, 10 साल में बैठा हूँ वहां पर लगातार। फिर मेरे सिस्टम को साइंस एक्सप्रेस ट्रेन ने एक शुरू की थी, SAP, ये जो अपना स्पेस एप्लीकेशन सेंटर वालों ने चलाई थी ट्रेन, साइंस को प्रमोट करने के लिए, ऑल इंडिया 2009 की बात है शायद। तो दे रिक्वेस्टेड मी टू पुट अप देयर माय सिस्टम इनटू दैट, सो आई प्लेस दैट देयर एंड ट्रेन्ड 40 वॉलंटियर्स जो जा रहे थे उस ट्रेन के साथ। दे वर पासिंग ऑन द ट्रेनिंग टू अदर्स। ये 2009 की बात है। और 2011 में, नहीं 9 में शायद, एक इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई थी विज्ञान भवन में। तो उसमें मेरा एक लेक्चर था, जीरो एमिशन, मतलब आई एम सपोज टू बी एन एक्सपर्ट ऑन जीरो एमिशन। तो सांस में कबीर ने 2 पैरामीटर बताए हैं, एक है सांस लेने और छोड़ने का समय, और एक है सांस लेने और छोड़ने की स्पीड, स्पीड ऑफ इनहेल एक्सहेल एंड टाइम टू लीव एंड टाइम टू टेक। और कबीर कहते हैं कि लेने और छोड़ने का समय बराबर होना चाहिए। भक्ति डिफाइन की है उन्होंने, कबीर ने भक्ति के ऊपर बात की है सारी। तो भक्ति उन्होंने डिफाइन की है, भक्ति का मतलब है कि आपके सांस लेने और छोड़ने का समय बराबर हो, जो कि संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए भक्ति होती नहीं किसी से, क्योंकि जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उसको करोगे तो एफर्ट लगेगी, टाइम लगेगा, पर मिलेगा नहीं। दूसरा है स्पीड, वो आप कंट्रोल कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू है ही नहीं, क्योंकि अपने आप में है। तो बस धीरे धीरे लो, धीरे धीरे छोड़ो, बात खत्म। जो सांस आप ले रहे हो उसको टाइम तो दो रिएक्ट करने का, आपकी वेस्ट को बर्न करने का, आपकी वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का। वो टाइम ही नहीं देते हो आप लोग। बहुत टाइम देना सीख लो, काम खत्म। को फेंक दो, घड़ी लीजिए, एक सांस। भी मैंने एक सांस लिया, जब हाथ ऊपर जा रहा था तो अंदर और बाहर, कहीं रोका नहीं, खींचा नहीं, कुछ नहीं, आराम से बिल्कुल कूल काम। और स्पीड इसकी स्लो रखो और सांस को इससे ट्यून करो, तो आप बहुत जल्दी। नो होल्डिंग, नो स्ट्रेचिंग, नो स्टॉपिंग, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, बस लिया और छोड़ दिया। जैसे आपका हाथ ऊपर तक गया था, तो उसके बाद आपने उसको
एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। बस इसमें कोई gap मतलब कोई रोकना गैप नहीं, स्टॉपिंग नहीं है। स्टॉपिंग नहीं है, होल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फ्री। और वो कहते हैं ना कि कोई कहता है जो प्राणायाम कराते हैं वो लोग कहते हैं कि पेट में हवा जानी चाहिए, सांस जाना चाहिए, नाक कुछ में नहीं जाना है, चाहिए, कुछ नहीं छाती है। में जाना चाहिए। लेट इट गो वेयर एवर इट वांट्स टू गो, डू नॉट कंट्रोल, लेट इट गो। बस आपको धीरे धीरे डालना है, धीरे धीरे हमारा कोई बात नहीं, मेरा ऐसी होता है, होता जब मैं सबका ही सीखा होगा। था, ये शुरू में ऐसे वो ही होता है, निकल जाता था फट देरी, शुरू में धीरे ऐसे से ही होता जाता है, था, फटाफट निकल जाता, अब टाइम से निकलता है। शुरू में ऐसे ही होता है, पर 2-4 दिन के बाद ये ट्यूनिंग आने लगेगी अपने आप। अच्छा, एक इसके बाद मतलब ये तो एक बेसिक वो है। इसका जो रिजल्ट है, मैं जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था। अब मेरे साथ क्या होता है कि मैं सांस जब लेता हूँ तो सांस चला तो जाता है यहाँ तक, करीब करीब 1 मिनट तक का सांस इनहेल है, और एक्सहेल में मेरे 15 सेकंड भी नहीं लगते। क्यों? क्योंकि वो बाकी जो 45 सेकंड का जो ब्रेथ है या एयर है, जो हवा है, वो कंज्यूम हो जाती है अंदर। सो स्लोली आई एम हेडिंग टुवर्ड्स जीरो एमिशन। आप सोचो कि अगर आप सारा सांस कंज्यूम कर लोगे तो आपको खाने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? हवा में जो पोल्यूशन है, इट कैन बिकम फूड फॉर यू इफ यू प्रैक्टिस। अश्वनी, ये टाइमिंग्स में कैसे करूँ? क्या टारगेट दूँ? जैसे मैं डीप ब्रीदिंग करूँगा तो हो सकता है मैं 1 मिनट तक पूरा इनहेल करता रहूँ। दूसरा व्यक्ति है तो 10 सेकंड इनहेल करेगा। मेरा टारगेट क्या होगा? टारगेट है ही नहीं, जितना मैक्सिमम कर सकते हो। इट इज अनलिमिटेड टारगेट। वो वैल्यू, जैसे मैंने वैल्यू की बात बताई थी ना, 100, 200, 50, उसमें वैल्यू मैंने 700 तक मेजर किया है। ऐसे तो जैसे आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, अब मैं ओम चैंटिंग करता हूँ, मैं इससे ज़्यादा समय तक होल्ड करता हूँ। करेक्ट, पर होल्ड करना नहीं है, पहली बात। नहीं, hold दूसरी नहीं बात, करना। एक मिनट मैं बता रहा हूँ ना, क्या है कि जब आप चैंटिंग करते हो साथ में, तो वो सांस के ऊपर एक एक्स्ट्रा वेट आ जाता है, तो वो फिर आपको फायदा नहीं देता। ब्रीदिंग आपको फायदा नहीं देती। ओम देता हो तो पता नहीं मेरे को, बट ब्रीदिंग फायदा नहीं देती। वो जो इनिशियल साउंड निकलने के बाद में जो कोई आपको चलता है ना, क्यों चलती गले से, उसमें आप धीरे धीरे सांस छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, और आवाज़ जो इनिशियली निकालते, बाकी तो उसका जो वो होता है ना, आपका जो रिदम है, ओम की धुन है, वो आती जाती है। वही कह रहे हो ना कि जब वो आपको वो कहते हैं जाप करो, एक कंसेप्ट चल रहा है कि कलयुग में जाप ही काम आएगा, ऐसा कहा जाता है। तो वो जाप आपकी ब्रीदिंग को हेल्प नहीं करता। अगर आप जाप कर रहे हो तो जाप करो, फिर ब्रीदिंग मत करो, वैसे वाली मतलब प्रैक्टिस की। क्योंकि जब ब्रीदिंग कर रहे हो तो यू हैव टू लीव द एयर फ्री, एब्सोल्यूट फ्री। बस नहीं, स्लो ब्रीदिंग। मैं इसको डीप ब्रीदिंग कहता ही नहीं हूँ, मतलब स्लो ब्रीदिंग करो, कोई कंसर्न है ही नहीं, बस जा रही है, आ रही है, जाने दो, आने दो। आपको सिर्फ स्पीड पे ध्यान रखना है, सांस पे नहीं। 10 मिनट में तो 600 बार हो जाएगा। जी 10 मिनट में तो 600 बार हमें करना पड़ेगा। कहाँ 1 मिनट में 1 सांस लोगे तो 10 ही सांस तो हुए। 1 मिनट में 2 सांस लें। मेरा 2.25 मिनट का सांस हो गया था, 2.5 मिनट तक पहुंच गया था मैं। मेरा 1.5 मिनट का हो गया है। हो जाएगा, और इतना फायदा देगा मतलब आप सोच भी नहीं सकते। आपकी बीमारियां कब आपके शरीर से चलेगी आपको पता ही नहीं लगेगा। इट विल नॉर्मलाइज एवरीथिंग ऑफ योर बॉडी। each of your organ will get rectified, repaired, healed and functional. efficiency उसकी इतनी अच्छी हो जाएगी। वो क्या एक्चुअली एक ना इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों सक्सेसफुल हुई? इलेक्ट्रॉनिक सक्सेसफुल होने का कारण एक था कि इट कुड इंक्रीज एफिशिएंसी। मैकेनिकल की एफिशिएंसी आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, पर इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी मर्जी कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स की एफिशिएंसी बढ़ाते हो तो आपके हाथ में कंट्रोल सारा चला जाता है, तो फिर दिक्कत हो रहेगी। तो बॉडी के सिंक्रोनाइजेशन, आपकी बॉडी में सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है। वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए 2 चीज है आपके पास। ओनली 2 थिंग्स यू हैव। नेचर हैज गिवन यू ओनली 2 थिंग्स, वन इज ब्रीदिंग एंड सेकंड इज हार्ट बीट। तो मैंने अभी ब्रीदिंग का बताया, हार्ट बीट का कुछ नहीं बताया। जो ओम की चैंटिंग की बात कर रहे हो ना, तो वो हार्ट बीट को डिस्टर्ब करती है, एक्चुअली उसको मॉड्यूलेट कर देती है। तो हार्ट बीट का यूज जब शुरू होगा उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, पर वो हार्ट बीट का जब यूज शुरू कर दोगे तो फिर तो आप मतलब कमाल। कोई ज्वाइंट्स में कोई पेन किसी भी तरह का बॉडी में रह नहीं सकता। अपनी हार्ट बीट को वहां तक मॉड्यूलेट करके पहुंचा दो, काम खत्म, पेन गायब, 100% गारंटी। जी जैसे मान लीजिए जैसे आपने मुझे बताया, तो मैं ब्रीदिंग अब स्टार्ट करूंगा, तो मैं ये पॉसिबल है कि मैं आज का मेरी क्या स्टेट है
और लेट्स से आज से 1 महीने के बाद मेरी कैटेगरी को मेजर हो सकती है। हाँ बिल्कुल, उसे 1 महीना की रोज मेजर कर सकते हो। ये मोबाइल में ना एक परेशान मैं ऐप बताता है। हूँ। शुरू मैंने की, मैं टाइमर लगा देता हूँ, स्टॉप टाइमर। तो जैसे मैंने ली, पता लगा 20 सेकंड हो गया और 10 सेकंड में निकल गया, 30 सेकंड हो गया, फिर धीरे धीरे बढ़ा होगा, 30 सेकंड हो गया, 20 सेकंड में अरे निकला। 1 मिनट, मैं तो एक बात और कहता हूँ, मैंने एक एरा शुरू किया, ई मेडिसिन। मैंने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था 2003, 4, 5 की बात होगी या 6 की होगी। ई मेडिसिन करके एक सिस्टम शुरू किया था मैंने, कि उससे आप अपने आप को, जैसे थर्मामीटर लगाते हो तो आपको बता देगा इतना फीवर है, उसके बाद क्या करना है तुम देखो। पर इसमें जब अगर आप अपने आप को टेस्ट करते हो तो आपकी हीलिंग अपने आप होने लगती है। इतना बढ़िया सिस्टम, कैंसर जैसी चीज गायब, गारंटी। बस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज सेल्फ, टोटली सेल्फ डिपेंडेंट, और अपने हाथ में है। जितनी देर कर लो करो, सांस ही तो लेना है, ऐसे ना लेके ऐसे ले ले। तो इस सांस का नाम रखा मैंने फिर ऐशो सांस। ऐशो का मतलब क्या होता है? ऐशो का मतलब होता है ऐश टू ऐश। ऐश मतलब ऐश्वर्य, AESH, पहला ऐश जो है वो ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है, और बाद में तो भस्म बनना ही है। राख बोलते हैं तो राख नहीं, भस्म बनना है। पंगा लगा। हर मेडिसिन सिस्टम की जो मेडिसिन है वो भस्म है। बस इतनी सी बात समझ लो जी। नहीं, ये बोला खाना आ गया, खाने से सांस में दिक्कत तो नहीं होगी? अरे सांस ले लो तो खाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉब्लम ये है, लेकिन अभी ये सब नए है ना, ये स्टार्टर, ये तो अभी शुरू है। इससे पहले इनको खाना खिला देते फिर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई सांस लेना सुबह सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट डिनर से पहले। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग मेरी, मेरा 80 ये सेकंड। इंटरव्यू लेने आए थे, बताया तो मैंने, मेरा इंटरव्यू लेने आए मैं थे। इनके घर गया था, इनके ऑफिस गया था, मैंने कहा भाई सीखो डॉक्टर प्रोफेसर साहब से क्या होता है। तो इन्होंने कहा धीरे, इन्होंने एक मशीन भी लगाई मेरे पास, कहा धीरे धीरे लो, धीरे धीरे छोड़ो। मैंने कहा यार ले तो लूंगा, छुटता तो फटाफट है, अब कैसे लूँ मैं। फिर मैंने जो घड़ी लगाई तो पता लगा 30 सेकंड लिया, 10 सेकंड में भाग। मैं तो पंगा, क्योंकि यहाँ रुकता ही नहीं है। सबसे पहला करना है डीप उसका, उसमें 4 साइकिल है। पहले आप स्लोली आप ब्रीदिंग करेंगे, फिर उससे जो मैक्सिमम टाइम क्या लगाएंगे, ये टाइम मैक्सिमम, फिर उसको कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। ये ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट का टाइम सेम रखेंगे। फिर एक्सेल अवस्था में फिर मैं करता हूँ, मैं मुंह से लेता हूँ, ऐसा करके 40 सेकंड तक लेता हूँ, और उसके बाद नाक 5 सेकंड रोकता हूँ, फिर नाक से छोड़ता हूँ धीरे धीरे। तो 80 सेकंड में हो जाता है काम। मतलब इससे ऊपर नहीं पहुंच पाया। फिर उन्होंने एक मुझे वो दिया, एप्लीकेशन दिया मोबाइल पे, एक ऐप है मोबाइल में, मैंने ट्राई इससे किया। आप मैं अपने आप इसके को जब रोज टेस्ट क्लिनिक कर पे गया सकते हो। था, नहीं सुनो, मैं जब आपके क्लिनिक पे गया था, मेरा 1.5 लाख काउंट आता था उसमें मेजर में, अब 4.5 लाख आता है। अब मेरा टारगेट 8 लाख तक पहुंचाने का। 8 लाख का मतलब है कि आपकी 1.5 मिनट में एक सांस हो, तब फायदा है। 2 मिनट में एक सांस। देखो नॉर्मल प्रैक्टिस तो होती नहीं है, वो तो बहुत ही लेकिन अच्छा। अगर आप नहीं, 1 मिनट भी कर ले तो ही बहुत अच्छा। देखो ऐसा हो ही है, जाता है, पता ही नहीं लगता कि जिंदगी, मतलब देखो मैंने एक क्लब बना रखा है, लिव 16 लुक 16, मेरा डाला होगा, मैसेज भी मैंने डाला होगा। तो भैया 16 से ऊपर बढ़ना क्यों है? नहीं, मैंने एक चीज और समझी है कि भगवान जो है चिप में प्रोग्राम करके भेजता है इतनी सांस, वो साल नहीं बताता, ये तो साल नहीं बताता। अगर आप सांस जो है लोही कम मत कर लोगे, कोई कम लोही कर मत लोगे ना। तो जिंदगी या बढ़ गई। एक्चुअली एक वो सांस राहु, ज्यादा ले लोगे जिंदगी कम हो गई, सीधी सी अगर बात है। आपने राहु का नाम सुना होगा, राहु और केतु 2 ग्रह हैं। आपके लिमिटेड सांस है। ऐसे हमारे मतलब चिप माइक्रोलॉजी में में है, आपने 50 करोड़ 1000 करोड़ जितने दिए उतने ही ले पाओगे आप। उसके अलावा पॉसिबल नहीं है, आप फटाफट ले लो या धीरे धीरे ले लो। 2 कैरेक्टर है, राहु और केतु। हाँ, बिना गर्दन वाले। नहीं, गर्दन, केतु की गर्दन नहीं है, राहु का बाकी का नहीं है। तो राहु, इनकी लाइफ अनलिमिटेड क्यों है? एक सांस लेता नहीं और दूसरा लेता ही रहता है, छोड़ता नहीं। आप ये देखो, पहले छोड़ता ही नहीं ना, छूटने के लिए है ही नहीं उसका कुछ। खा जाता है। मतलब कहाँ जाता है उसको पता ही नहीं है, लेता ही रहता है वो, हर समय आप लेता देखो, रहता है। पहले ऋषि मुनि 100-125 साल जीते थे, वो सांस ही तो कम लेते थे। 1 मिनट में 4 सांस लेते हैं, मतलब 1 मिनट। मेरी अब एवरेज 3 चीजों का यूज बताता हूँ मैं। और बताओ हार्ट बीट एक हार्ट बीट का यूज, ये डायग्नोस करने के बाद एक्चुअली पता लगता है, क्योंकि इट इज
हाईली कस्टमाइज टू इंडिविजुअल। तो जब तक डायग्नोज ना हो रहे कि कौन सा एलिमेंट, 5 एलिमेंट की जो बात करी जाती है ना, तो एक्चुअली उसमें से कौन सा एलिमेंट आपका डिस्टर्ब है ये डायग्नोज होना जरूरी है, वो इसी से हो सकता है। तो इस ज्ञान का मुझे एक्सपर्ट बनना पड़ा, मजबूरी हो गई मेरी। तो आज मैं 72 करोड़ नाड़ी का ज्ञान जानता हूँ, ये पहले बता दूं सारी, क्योंकि मेरी मजबूरी हो गई ना, मुझे सीखना ही पड़ा। नहीं मरवाओगे आज बस गया, आखिरी दिन हो जाएगा आज। ऐसे नाड़ी मैच बोल सकते हैं, पकड़ के हम नाड़ी देख लेते हैं। नहीं वो नहीं, तीन ना चीज पकड़ने की- बताते अच्छा, हैं। मैंने कौन सा क्योंकि- दोसा है वो बताते अरे हैं। वायु मैं है, टेक्नोलॉजी का आदमी हूँ, तो मैंने उसमें भी एक स्टेप और आगे ले लिया। अब मैं रिमोटली नाड़ी पढ़ सकता हूँ। मतलब मेरे को होल्ड, हाथ पकड़ने से नुकसान होता है। अगर आप नाड़ी को हाथ से पकड़ते हो तो जिसकी पकड़ी है उसको नुकसान होगा, या जिसने पकड़ी है उसका नुकसान होगा। तो क्योंकि माइन्यूट, अब हम वी आर टॉकिंग ऑफ 72 करोड़, तो एवरीथिंग इज सो स्पेसिफिक, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो मैंने इस टेक्नोलॉजी को अपनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी AC से डिग्री की थी ना, तो उसको इतना एडवांस कर लिया कि मैं हार्ट बीट को आपकी वॉइस से डिमोड्यूलेट कर देता हूँ, और ब्रीदिंग और फिंगर्स, दैट्स इट। एंड यू कैन क्योर एनीथिंग एंड एवरीथिंग वट एवर यू वांट टू। जो नहीं करनी आपने है वो किसी नहीं को- करनी है बस। आप कुछ केस स्टडी बताओ, आपने किसी को क्योर किया है या वैसे ही मैं हवा करता ही मार नहीं, रहे हो? मैं हवा मार तो रहे हो? करता ही नहीं, नहीं, मैं तो बताता हूँ। नहीं, इससे कुछ फायदा हुआ तो या हवा बताओ मार रहे हो? 10 लाख बताओ ना, तुम तो एक्सपेरिमेंट तो करते हैं, अपना डायग्नोस बता दिया कर ना। लीजिए। गिनी पिक तो तुम किया, तुम भी बताओ, कोई फायदा नहीं हुआ। अपने अपना सस्पेंड बता आप दीजिए। ना ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो, आपको अपने आप डायग्नोज होना शुरू हो जाएगा। सही बता रहा हूं मैं, ये इतना कमाल है, ये ब्रीदिंग की प्रैक्टिस बस शुरू करो आप, तो आपको थोड़े थोड़े 10 दिन के बाद ही, 10, 12, 15 दिन के बाद ऐसे लगने लगेगा कि कुछ तो हुआ है। मेरे को लोग फोन करके कहते हैं सर आपकी ना हर सांस में याद आती है। मैंने भैया मेरी हर सांस में क्यों याद करता है? तो कहते हैं आपने रास्ता ऐसा दिखा दिया कि मेरी गोली की वैल्यू, वो कीमत बढ़ी नहीं है, मतलब वो जो डिनोमिनेशन बढ़ा नहीं है। पहली बार ऐसा हो, और ऐसे कई सारे हैं। अपने आप ही फोन करके बताया मेरे को, मैं किसी को पूछ नहीं गया, अपने आप। तो दे आर ऑल ऑटोमेटिक प्रोसेस। कुछ तो हार्ट बीट का ही बताने वाले थे। बहुत टाइम लग जाएगा यार उसमें। चलो पहला खाना खाते हैं। पहले खाने का आ जाओ, आ जाओ। चलो चलो। वो सब मत करना। चलो